शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिए, सफलता आपकी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 5 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस कर दें। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं फिलहाल आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है सऊदी अरब के द्वारा एक घोषणा करी गई है। तो सऊदी अरब फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा, ऐसी घोषणा करी गई है सऊदी अरब देश के द्वारा। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा करी है कि सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 एशियाई राष्ट्रीय कप की मेजबानी जीती है। यानी पहली बार 2027 में एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है सऊदी अरब। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी 2023 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा करी गई है। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद सऊदी अरब कांग्रेस में प्रस्तुत एकमात्र बोली थी। उम्मीद करता हूं आपको पहली न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सऊदी अरब फुटबॉल के 227 एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो इस न्यूज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर सऊदी अरब से बात आई है और एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात आई है, तो दोनों के बारे में कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में जाने तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी एशिया और ओशिनिया के कुछ देशों क्षेत्रों में एसोसिएशन फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल का शासी निकाय है। इसमें 47 सदस्य देश आते हैं और इसका सदस्य भारत भी है। ठीक है गाइस। स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। एएफसी एशिया कप 2023 कतर में 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक आयोजित किया जाना है। तो उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो एएफसी एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब 2023 में करने जा रहा है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। कब से कब तक आयोजन होगा? तो 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन होगा। अब यहाँ हम लोगों ने एएफसी एशिया कप की बात करी है, तो कुछ बात सऊदी अरब देश की भी कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जी के पॉइंट इस वीडियो की खासियत होती है। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब का साम्राज्य पश्चिम एशिया का एक देश है। एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये भी जानकर रखिएगा। राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। राजधानी रियाद है और मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है गाइस। राजा हैं यहाँ के सऊदी अरब के जो सलमान है प्रेजेंट टाइम में। सरकार है पूर्ण राजशाही। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। खाड़ी सहयोग परिषद का संस्थापक सदस्य भी है। तो ये सारी न्यूज़ थी आज की पहली, जहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एएफसी एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा पहली बार करी जाएगी। फिर हम लोगों ने एएफसी एशिया कप के बारे में चर्चा करी और अब हम लोगों ने सऊदी अरब देश के बारे में चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार अगर सऊदी अरब है, तो क्या आप जानते हैं दुनिया में और कौन कौन से देश हैं जहां पर तेल का भंडार है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि और कौन कौन से देश हैं जिससे हमारा देश तेल खरीदता रहा है। ठीक है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। तो 4 फरवरी 2019 को अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब और पोप फ्रांसिस द्वारा हस्ताक्षरित विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुता नामक ऐतिहासिक दस्तावेज का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की स्थापना करी गई थी। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा करी गई थी। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। ठीक है गाइस।
अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सामंजस्य में मतभेद। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे की बात आई है तो जनवरी में हम लोगों ने कौन कौन इम्पोर्टेंट डे डिस्कस किए, आइए क्विक रिवीजन एक एक पॉइंट का करेंगे। तो सबसे पहले डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस 65वां मनाया 1 जनवरी को ही। 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। 4 जनवरी को लुई ब्रेल की याद में ब्रेल लिपि का दिन मनाने के लिए मनाते हैं। 6 जनवरी को महाराष्ट्र में दाभोलकर पत्रकार दिवंगत हुए थे, उनकी याद में पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मनाई गई। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया। इसके अलावा 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, जो कि महात्मा गांधी की शहीद दिवस का दिन है। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे डे आपने क्लियर कर लिए होंगे। अब फरवरी में कौन कौन डे हो चुके हैं, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस हम लोगों ने मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था। अब आप कमेंट कॉलम में तुरंत आंसर करिए कि वेटलैंड डे की थीम क्या रही है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। एक प्रथा थी, बहुत ही ज़्यादा चला करती थी, इस समय लगता है बंद सी हो गई है। पहले आप क्या करते थे, जब मैं क्लास बनाता था तो आप प्यारे प्यारे हर्ट्स देते रहते थे, उस प्रथा को आपने बंद कर दिया क्या? चलिए जल्दी से प्यारे प्यारे हर्ट्स दीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो अपने प्यारे प्यारे हर्ट्स दिया करें और लाइक बटन पर प्रेस किया करें, ठीक है गाइस, जल्दी से दीजिए। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्या थीम रही है इसकी, कमेंट कॉलम में आप जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा ये भी बताइए, 1 फरवरी को जो हम लोगों ने भारतीय तटरक्षा दिवस मनाया था, तो भारतीय तटरक्षक प्रमुख कौन है? कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप करिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जैव विविधता विरासत स्थल बनने जा रहा है लद्दाख का पहला। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन जाएगा कौन सी चीज़? याया इत्सो, ठीक है। तो याया इत्सो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बात करें याया इत्सो की, तो बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आभास है, जैसे कि बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख। इसे भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा याया इत्सो, जो कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनने जा रहा है। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट टाइम में, इसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर से 2019 में अलग हुआ था धारा 370 खत्म होने के बाद, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ के कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या आप जानते हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बात करते फिलहाल जैव विविधता विरासत स्थलों के बारे में कुछ। तो जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समृद्ध जैव विविधता वाले अद्वितीय पारिस्थितिकी रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, जिसके तहत राज्य सरकारों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के परामर्श से BHS को अधिसूचित करने का अधिकार है। भारत में इस समय 36 BHS हैं, यानी कि जैव विविधता। महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा 2022 में जोड़ा गया आखिरी BHS था। उसके बाद से अब इसको जोड़ा गया है किस चीज को? याया इत्सो लद्दाख का, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो क्या आप जानते हैं भारत में इस समय यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज साइट्स चुनी जाती हैं उनकी संख्या क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करते जाइए, और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में, तो आप बाद में भी आंसर दे सकते हैं कमेंट कॉलम के अंदर। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर संबोधित करेंगे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, ऐसी घोषणा करी गई है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 फरवरी को इसने मनाया है अपना 73 साल। तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना देने पर पहली बार इन्होंने व्याख्यान दिया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा, 100% बनेगा बच्चों, कि
कौन से ऐसे देश के न्यायाधीश हैं जिन्होंने हमारी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के वर्षगांठ के अवसर पर भाषण दिया? तो याद रखिए सिंगापुर के हैं। क्या नाम है इनका? तो सुंदरेश मेनन। ठीक है गाइस, यह बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर उद्घाटन इन्होंने दिया है। न्यायाधीश सुंदरेश मेनन सिंगापुर से चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। अब आप बोलेंगे कि ये तो नाम कुछ भारतीय टाइप का लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा मॉरिशस हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भारतीय लोगों की ही है, भारतीय मूल के लोगों की ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सिंगापुर में इस समय किसकी सरकार है? कौन है यहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। हम बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन और रहेगा। क्या आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस एक अनुच्छेद के अंदर संविधान में किया गया है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी क्या होती है, ये अगर आप जानते हैं तो ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उपराष्ट्रपति साहब से। उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित जगदीप धनखड़ साहब ने उद्घाटन किया है 36वें सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का। तो ये हर वर्ष सूरज कुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है। तो फरीदाबाद हरियाणा में 36वें नंबर का सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। बात करें तो एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हरियाणा सरकार द्वारा 4 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता भी है कि 36वें नंबर का सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा हरियाणा में, और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दुनिया भर के कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति और प्रतिभा दिखाने का एक मंच है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो भारत का, और दूसरी चीज़ जब कोई विश्व का ही सबसे बड़ा हो गया हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा हस्तशिल्प मेला। अब मेले की बात आई है तो क्या आप जानते हैं खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, क्या आप जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस का नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। और 2023 की सबसे इम्पॉर्टेंट है थीम। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ कोई डे तो मैं आपको जरूर बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इम्पॉर्टेंट डे की थीम। तो याद रखिए इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग और वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। फिर से देखिए, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग और वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन, ये 2023 की थीम रही है। किसी एक चीज़ की? तो याद रखिए वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। अब हम लोग पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि आखिर कौन सा इंपॉर्टेंट है किसी एक डे को मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक भी मिनट का टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी फिर से गुजारिश रहेगी, इस थीम को आप बार बार लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करने जा रहा है भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में बेंगलुरु में 3 दिन की भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक पूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 650 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने का अनुमान है और इसमें विभिन्न देशों के 34 मंत्री भाग लेंगे। भारत ने इससे पहले 2030 से अब 2025-26 तक 20% हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो न्यूज़ याद रखिएगा, फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करने जा रहा है भारत। आपको पता है G20 की बैठक भी 2023 में इंडिया में ही है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से, जिनकी बदौलत हमारे T20 इतिहास में पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था। नाम है जोगिंदर शर्मा। बहुत ही बड़ा नाम है क्योंकि जोगिंदर शर्मा की ही वो बॉल थी 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि पहली बार ही हुआ था और पहली बार में ही हमने जीता था। भारत के
पूर्व क्रिकेटर है, तेज गेंदबाज थे जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। केवल 4 वनडे और 4 टी20 इन्होंने खेले थे भारत की तरफ से, और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत भी हैं। 2008 से 2012 तक चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, उसके लिए इन्होंने खेला भी था। 2007 के उद्घाटन आईसीसी टी20 विश्व कप चैंपियनशिप भारतीय टीम के सदस्य भी थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने हाल फिलहाल में ही कुछ और खिलाड़ियों के नाम पढ़े थे, जैसे आपको याद होगा हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने भी संन्यास लिया था। डेविन प्रेटोरियस, इन्होंने भी संन्यास लिया था, ये भी कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और बिल्कुल लेटेस्ट है मुरली विजय का नाम, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, है ना। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे नाम क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑस्ट्रेलिया देश ने बड़ा स्टेप लिया है। क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा कर दी है। अब भाई ऐसा क्यों किया है? आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। तो महारानी एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा फैसला लिया है। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में राजशाही चलती थी। किसकी? महारानी एलिजाबेथ की। तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि अपने बैंक के नोटों से ब्रिटिश सम्राट के प्रतीकों को हटा देगा। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की छवि को 5 रुपए के नोट पर स्वदेशी संस्कृति का सम्मान करने वाले डिजाइन के साथ बदल दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक के उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स थर्ड को 5 रुपए के नोट से बाहर करने का फैसला लिया गया, और इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की कागजी मुद्रा पर किसी ब्रिटेन स्थित सम्राट का प्रतीक अब नहीं रहेगा। मौजूदा 5 रुपए का नोट वैध रहेगा केवल। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया देश की कुछ बात करेंगे तो याद रखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि, तस्मानिया द्वीप और कई छोटे द्वीप समूह शामिल हैं। यह ओशिनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश भी है। याद रखिएगा, 1606 में डच नाविक विलेम जानस जून ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले ज्ञात यूरोपियन थे। प्रधानमंत्री यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, एंथनी अल्बानीज हैं। याद रखिएगा, स्लाइड थोड़ी सी बढ़ गई है, आइए हम आ जाते हैं उसी स्लाइड पर। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, राजधानी है कैनबरा और जनसंख्या है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है न्यूज़? आइए डिस्कस करते हैं, आइए आगाज करते हैं इस न्यूज़ का। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो न्यूज़ है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हासिल किया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का GMV। तो 1 फरवरी 2023 तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2023 में ग्रास मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV का 1.5 लाख करोड़ रुपए हासिल कर लिया है। GEM पर लेन देन की कुल संख्या 1.3 करोड़ को पार कर गई है। GEM के 66,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 58 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं। GEM पोर्टल में 29 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां हैं। इतना सब बता तो दिया सर, लेकिन जब यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है तो मैं क्या जान पाऊँ? चलिए मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी कंपनी हमारे देश में बनाई जाती है जो ई मार्केटिंग का काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मार्केटिंग करती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे अमेज़ॉन हो गया, जैसे स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया। इनसे क्या होता है कि इनसे सारा का सारा डिजिटली होता है ना, पूरा का पूरा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन होता है ना। तो बस यही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो लेन देन होता है यही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहलाता है। और इसी में बताया गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन आया है। कब? 2022 के लिए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में देखो लिख भी रखा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदों के लिए इसे खोला गया था। GEM समावेशन, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है। यह पोर्टल सभी सरकारी खरीदारों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों आदि के लिए खुला है। तो ये मानते हुए आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस क्लास को। तो बस एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलिए। और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो वो लाइक बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हो पूरा वॉच करिए, क्योंकि वीडियो में क्या ताकत है, हमारे पढ़ाने में क्या ताकत है, आपको तो तभी समझ में आएगा जब आप पूरी क्लास देखेंगे। ठीक है, तो एक एक बार शेयर कर दीजिए गाइस। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।